नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएस हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। जीएस में मैंने रट्लू सीरीज़ शुरू की थी। रट्लू सीरीज़ में मैंने 2 एपिसोड दिया है। आज हम लोग तीसरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। आइए आज की परिचर्चा शुरू करने से पहले 2 लाइनें मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छतों तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छतों तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ते खुद ही बनाना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हैं, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो उस समय आपके साथ कोई नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप एक दिन सफल हो जाते हैं तो सारे लोग आपके साथ साथ चलते हैं। जो आपके दूर के रिश्तेदार भी होते हैं वो आपके भी करीबी होने का हक जताते हैं। ठीक, तो आइए इसी के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ग्लोब होता क्या है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा, जो पृथ्वी हमारी है ना, पृथ्वी का छोटा मॉडल है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का छोटा मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। और हमारी पृथ्वी है कैसी है? हमारी पृथ्वी जो है अंडाकार है। आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार जो है अंडे के रूप जैसा है। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि जब ग्लोब बना, ग्लोब का निर्माण क्यों हुआ। तो ग्लोब हमें इसलिए ग्लोब की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जानते हैं ये जो है धरती बहुत बड़ी है। ठीक है, ये पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी पर हमें देशों के बारे में जानकारियाँ चाहिए थी। ठीक है, तो देशों के बारे में हमें क्या है, एक दूसरे से व्यापार करने के लिए, वहाँ जाने के लिए और देशों की स्थिति के बारे में पता करने के लिए जो है मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि हम उनके लोकेशन के बारे में जानें। इसीलिए मुझे जो है कि ग्लोब की आवश्यकता पड़ी, ग्लोब बनाना पड़ा। और ग्लोब का निर्माण किसने किया? ग्लोब सबसे पहले बनाया किसने? तो ये ग्लोब एक टालमी नामक वैज्ञानिक थे। टालमी नामक वैज्ञानिक ने जो है कि सबसे पहले मानचित्रण का क्या किया कि विकास किया। इसीलिए इसे हमें सबसे पहला तथ्य रटना है कि टालमी नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इस ग्लोब का निर्माण किसने किया, इस ग्लोब पर जो है मानचित्र को दर्शाया किसने? एक टालमी नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इस ग्लोब पर मानचित्र को दर्शाया। तो इसलिए क्या कहा जाएगा? इसको मानचित्र का जनक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मानचित्र का जनक किसे कहा जाएगा? मानचित्र का जनक किसे कहा जाएगा? मानचित्र का जनक किसे कहा जाएगा? मानचित्र का जनक जो है कि टालमी को कहा जाएगा। टालमी जो सबसे पहले जो है कि कोई वस्तुओं का आविष्कार करता है उसे क्या कहा जाता है? उसका जनक कहा जाता है। तो इस ग्लोब पर सबसे पहले जो है कि पूरे विश्व को दर्शाने का प्रयास किसने किया? पूरे विश्व को दर्शाने का प्रयास एक चित्र के माध्यम से जो है कि टालमी ने किया। ठीक, तो ग्लोब मैंने आप लोगों को बताया पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब बनाया किसने? ग्लोब सबसे पहले जो है कि बनाने का प्रयास टालमी ने किया। इन्होंने जो है कि पूरे विश्व को जो है इस ग्लोब पर दर्शाया। ठीक है, इस ग्लोब देखिए, ग्लोब पर जो है आप लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो है कितने महाद्वीपों में जो है किसको बांटा गया है? कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कुल 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पर देखिए आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर जो है कि दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपका बीच में अफ्रीका पड़ जाएगा, इस साइड में आपका यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर आपका एशिया पड़ जाएगा, इस साइड में आपका जो है कि ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा, यहाँ पर अंटार्कटिका आपका पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ जाएगा? अंटार्कटिका पड़ जाएगा। तो कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल इस पृथ्वी पर जो है कि 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अब 8 महाद्वीप होने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी एक महाद्वीप की खोज की गई है, जीलैंडिया महाद्वीप की। जीलैंडिया महाद्वीप जो है कि न्यूजीलैंड के पास में जो है कि खोजा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन भविष्य में आने की पूरी संभावना है कि किस महाद्वीप को जो है कि खोजा गया है। तो जीलैंडिया, क्या उसका नाम है? जीलैंडिया। इसको मान्यता बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, अब महाद्वीपों का जो है कि चेंज होने वाला है आंकड़ा। जीलैंडिया महाद्वीप का जो है कि खोज की गई है। ये हमारा कौन सा?
8वां महाद्वीप हो जाएगा। तो इस पर जो है कि टालमी ने क्या किया, पूरे विश्व को जो है कि इसमें महासागर और जितने देश थे उनको जो है कि दर्शाने का प्रयास किया और उन्होंने दर्शाया। इससे हमारा काम क्या हुआ कि आसान हो गया। हमें किसी देशों के साथ व्यापार करना था या उनके यहाँ जाना था, जैसे अब मुझे ब्रिटेन जाना है, ठीक है, मुझे ब्रिटेन जाना है तो मुझे ब्रिटेन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ब्रिटेन जाने के लिए ब्रिटेन हमारे किस दिशा में स्थित है, ठीक है। ये क्या होती है, ऊपर की क्या होती है, ऊपर वाली दिशा को हम लोग उत्तर कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाली दिशा को दक्षिण। ऊपर वाली दिशा को क्या कहते हैं, ऊपर वाली दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं इसे। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ। ये होती है हमारी दक्षिण, ठीक है, इसको बोला जाता है साउथ, इसको बोला जाता है। इसके बाद ये हमारी क्या होती है, वेस्ट, पश्चिम, पश्चिम, और उसके बाद जो है ईस्ट हमारी होती है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, ठीक है, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व। तो ये देखिए, जैसे अब हमें जाना है ब्रिटेन, ब्रिटेन जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैप में देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन हमारे किस साइड में स्थित है। अगर इसी मैप का निर्माण नहीं हुआ रहता तो हमें ब्रिटेन का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भारत है, भारत के इस साइड में क्या है, ब्रिटेन स्थित है। तो इस बारे में हम लोग जो है कि बाद में चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो है कि ग्लोब का निर्माण किया गया, ग्लोब बनाया गया, क्योंकि हमारे व्यापार और सारी चीज़ों में हमें क्या हो, सुविधा हो, ठीक। आइए हम लोग अब जो है कि बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर, ये इसका क्या है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है। इस ग्लोब, इस देखिए ग्लोब पर ये क्या है, जो इस पर लास्ट बिंदु है एकदम ऊपर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और नीचे वाले जो एकदम लास्ट बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, साउथ पोल बोला जाता है। तो आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़ा होगा कि ये एक गोला है, ठीक है, गोला, गोला, और यहाँ पर एक इसका क्या है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। इस गोले के अगर मुझे सबसे बड़ी रेखा इसकी खींचनी हो गोले की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है कि केंद्र बिंदु से एक जो रेखा खींचते हैं, यही इसकी क्या होती है, यही इसका डायमीटर, इसका व्यास होता है, और यही इस गोले की क्या होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है। ये क्या होती है, इस गोले की सबसे बड़ी रेखा होती है। और एक चीज़ आप लोग जान जाइए, आप लोगों को बता देता हूँ कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। क्या करती है, अपने अक्ष के परितः चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। जैसे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसी को ग्लोब को मान लीजिए पूरी हमारी पृथ्वी है। ये क्या कर रही है, यहीं पर देखिए इसका केंद्र है, ठीक है, बीचों बीच में इसका केंद्र होता है। जैसे आप लोग सेब देखे होंगे, सेब को जब हम बीच से काटते हैं तो उसमें बीच वाला भाग जो होता है, उसमें क्या, जहाँ पर बीज होते हैं वो क्या होता है, बीज वाला भाग उसका केंद्र होता है। इसी तरह से अगर पृथ्वी में भी हम कोई जो है कि चीज़ लेकर के घुसाने की कोशिश करें, मान लीजिए पृथ्वी है, इसमें कोई पतली चीज़ लेकर के घुसाने की कोशिश करें, और उसके बाद इसको क्या करें, ये क्या हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा, इसके परितः हम लोग घुमाएंगे। जब इसके परितः इसको क्या करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की साइड में ऐसे ऐसे क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे क्या करती है, चक्कर लगाती है। और ये कितने चक्कर जो है कि एक दिन में कितने चक्कर, एक दिन में आप लोग जानते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो रट लीजिए। दूसरा मुझे रटना है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, इसे क्या बोला जाता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल, ठीक। जब अक्ष के परितः घूमती है तो इसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल कहते हैं। और ये कितने देर में जो है कि घूमती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में क्या करती है, एक चक्कर अपने अक्ष का पूरा करती है। कितने, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। तो इसको जो है कि आप लोग रट लीजिए, कितने समय में जो है कि पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट
4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड क्या करती है, अपने अक्ष के परितः घूमती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल कहते हैं। और एक आता है परिक्रमण काल। एक क्या होता है, परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी हमारी अपने अक्ष के साथ साथ, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या कर रही है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है। किसका, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। वही जब हमारी पृथ्वी, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का जब एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना समय लगता है, 365 दिन। ठीक, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 4 सेकंड का जो है कि समय लगता है। इस दूसरा मुझे ये तथ्य रटना है। कौन सा रटना है, कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 4 सेकंड। कितना, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, इतने में क्या करती है, इस सूर्य का जो है कि चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वर्ष बोला जाता है। ठीक है, 1 वर्ष बोला जाता है। और इसके परितः जब घूमती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं। परिभ्रमण काल अपने अक्ष के परितः घूमेगी तो उसे परिभ्रमण काल कहेंगे, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। यही जो है कि क्या होता है, 1 वर्ष होता है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वर्ष कहते हैं। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 4 सेकंड। लगभग देखिए 365 दिन और 7 घंटे में जो है कि पूरे कर रही है। अब बताइए, 1 साल में 7 घंटा हो रहा है, और पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में जो है अपने अक्ष का कितना घंटा लेती है, तो देखिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा, ये लगभग 7 घंटा अगर मान लीजिए, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 28 घंटा हो जाएगा। 28 घंटा देखिए 24 के आसपास है कि नहीं, 24 से 4 घंटा बेसी है, तो लगभग एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन मान लेते हैं। तो वही प्रत्येक 4 साल पर क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है। आप लोग जानते हैं कि सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो 29 दिनों की होती है। लेकिन लीप ईयर में वही 4 साल जो है कि 6 घंटा 48 मिनट है, यही 4 सालों में 1 दिन बन जाता है। और तब उसके बाद जो है कि वहीं से क्या होता है कि लीप ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर में वर्ष की संख्या कितनी होती, दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है। कितनी होती है, 366 होती है। तो आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या कर रही है, घूम रही है। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो है कि घूमती है। घड़ी का सुई आप लोगों ने देखा होगा, तो देखा होगा कि जो है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो है कि घूम रही है। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है। तो जैसे ये मैंने ग्लोब बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये पृथ्वी, ये मान लीजिए ग्लोब हो गया, तो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु से हम क्या करते हैं, यहीं से एक बीच से रेखा खींच देते हैं। ठीक है, यहीं से एक रेखा खींच देते हैं। जब ये रेखा खींचते हैं हम, तो ये रेखा क्या करती है, ये क्या है, गोला है, लगभग गोले के आकार का है। तो इसको क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, ये वाला मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, इसे दक्षिण बोलते हैं, इसे पश्चिम बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। तो देखिए ये क्या किया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, उत्तर का, और एक गोला है, क्या है, ये एक गोला है। तो गोले के अब एक क्या हो गया, यहाँ से अब इसको अगर हम मिटा देते हैं, यहाँ से देखिए अगर इसको हम छिपा देते हैं, तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोले का आधा। जब इसके बीचों बीच से किसी के जब हम रेखा खींचेंगे तो क्या करेगी, उसे 2 भागों में विभाजित तो करेगी ही ना। तो इसके बीचों बीच से जो है कि हमने एक रेखा खींच दिया, तो एक क्या की, 2 भागों में विभाजित कर दी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। गोलार्ध का मतलब एक गोला है, गोले का आधा। ठीक है, गोले के आधे का कौन सा, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है।
और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक, तो पृथ्वी जब इसके बीचों बीच से आप लोगों ने देखा कि मैंने एक जो है कि काल्पनिक, और ये रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक हैं। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या है, एक कल्पना करके, वैज्ञानिकों ने एक कल्पना करके जो है कि पृथ्वी की कल्पना की और उसी हिसाब से इस पर क्या किया, रेखाएं खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, रेखाएं खींचा। ये कैसी रेखाएं हैं, ये प्राकृतिक रेखाएं नहीं है। प्राकृतिक रेखाएं क्या होती हैं, प्राकृतिक क्या होती है, प्राकृतिक वो होती है जिसे भगवान ने बनाया है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम क्या होती है, जिसे मनुष्य ने बनाया है, कल्पना करके इसको जो है कि इस रेखाओं को मनुष्य ने खींचा है। क्या किया है, कल्पना करके इन रेखाओं को मनुष्य ने जो है कि खींचा है। तो देखिए ये क्या हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य, भू का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब पृथ्वी होता है। पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। देखिए इसी में इसका जो है कि परिभाषा है। भू का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, पृथ्वी का मध्य भाग। ठीक है, पृथ्वी के मध्य भाग से जो रेखा खींची गई वो क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा होती है। यहीं पर क्या किया गया, अब क्या, आइए अब अक्षांश के बारे में हम लोग जो है कि बात करते हैं। अक्षांश के बारे में बात करते हैं। तो यहीं से देखिए इसको क्या किया गया, इसको वैज्ञानिकों ने जो है कि जब बैठक हुई थी, ये रेखाएं खींची जा रही थी, तो इस रेखा को क्या किया वैज्ञानिकों ने, इस रेखा को जो है कि 0 डिग्री मान लिया। इस रेखा को क्या किया, इस रेखा को 0 डिग्री मान लिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य। शून्य, इसको क्या किया गया, 0 डिग्री मान लिया गया। अब यहीं से क्या किया गया कि ये 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 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 जो है कि बढ़ता चला जाएगा। तो अक्षांश क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से इसके उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, इसके उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर जो एक कोणीय चाप लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, एक कोणीय जो चाप लगाया जाता है, जो एक चाप लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि अक्षांश कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग जो है कि यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब यहाँ से एक अंश का, जैसे चाप आप लोग देखे हैं ना, चाप में देखिए एक अंश का जब हम कोण लेकर के यहाँ से पृथ्वी पर खींचेंगे तो देखिए एक अंश का कोण, इसके बीच में कुछ कोण बनेगा यहाँ पर, ऐसे एक अंश का। ठीक है, एक अंश का यहाँ पर क्या करेगा, कोण बनेगा। तो एक अंश पर यहाँ से जो है कि रेखा इसकी ऐसी हो जाएगी, यहाँ से खींच देंगे, फिर इसके बाद 2 अंश पर यहाँ हो जाएगा, 2 अंश पर हो जाएगा, फिर एक रेखा 3 अंश पर यहाँ हो जाएगी, और एक रेखा 4 अंश पर ऐसे हो जाएगी। धीरे धीरे इसी तरह से जो है कि एक 5 अंश पर हो जाएगी। ऐसे ऐसे जब खींचेंगे तो यहाँ पर आकर के एकदम जब खड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर 90 अंश की ये रेखा एक लास्ट में आएगी। यहाँ 5 6 7 8 ऐसे ऐसे यहाँ पर 89, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, नीचे भी रेखाओं का जो है कि निर्धारण करते हैं। अब क्या होगा, ये ऐसे 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 पूरा यहाँ पर जो है कि 90, तो कुल कितनी रेखाएं मैंने देखा कि कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 90 रेखाएं जो है कि उत्तरी गोलार्ध में खींची जा सकती हैं, और इतनी ही रेखाएं जो हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची जाएंगी। यहाँ पर देखिए एक अंश पर यहाँ पर खींचिए, इसकी दूरियां क्या है, ये समानांतर हैं। किसके समानांतर हैं, ये जो है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जा रही हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। देखिए समानांतर, समानांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। समानांतर जो है कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समान प्लस अंतर से मिलकर के। ठीक है, अर्थात 2 रेखाओं या कोई 2 वस्तु हो, उसके बीच अंतर कितना होगा, समान होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। तो ये रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। किसके, भूमध्य रेखा जो खींची गई है, इसके समानांतर ये रेखाएं खींची जा रही हैं। और इसमें अंतर कितने का, 1 डिग्री का,
1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे ऐसे करते 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 ये लास्ट में कितनी डिग्री पर चली जाएगी? जब 90 डिग्री पर ये जा कर के रेखा खींची जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल लंबवत हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी क्या होगा? इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ऐसे करते 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 ये रेखाएं क्या होंगी? एक समय ऐसा आएगा कि एकदम लास्ट में यहाँ पर जो है कि 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो ये देखिए जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये यहाँ पर क्या थी? बड़ी थी। यहाँ पर जो है बड़ी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इस अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। लेकिन ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही हैं? कहीं नहीं काटती हैं। एक दूसरे को जो है कि ये कहीं नहीं काटती हैं। और ठीक है, इनके बीच की दूरी, अब हमें एक चीज़ रटना है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? देखिए यहाँ पर क्या है? इनके बीच की दूरियाँ तो समान है ना। इनके बीच की दूरी क्या है? समान है। यहाँ पर भी समान है। 1 डिग्री अंश यहाँ है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ऐसे करके कितना हो गया इनके। अब सबसे पहले तो हम इसकी रेखाओं की बात करते हैं। कुल हमने कितनी रेखाएँ खींची? देखिए 90 इस साइड में खींची, 90 रेखाएँ इधर हो जाएंगी और 90 रेखाएँ नीचे हो जाएंगी। तो 90 + 90 कितना हो जाएगा? 90 + 90 बराबर 180 हो जाएगा। और एक रेखा ए वाली जो 0 डिग्री है इसको भी तो हम लेंगे भाई, इसको नहीं लेंगे क्या? इसको तो भी लेंगे ना। तो +1 कितनी हो जाएंगी कुल रेखाएं? 181 रेखाएं हो जाएंगी। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। लेकिन एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए कि ये देखिए जब इसकी लास्ट रेखा 89 के बाद 90 वाली खींची जाएगी तो ये कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये रेखा ना होकर के क्या है? एक बिंदु है। ये रेखा ना होकर के क्या है? एक बिंदु है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? एक बिंदु के रूप में है। यहाँ पर भी एक जो 90 वाला है ये एक रेखा ना होकर के एक बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 89 रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पर कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 89 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है। और एक रेखा ए, कुल रेखाओं को अगर जोड़ दिया जाए 89 + 89 + 1 बराबर कितनी हो जाएंगी? 179 रेखाएं। 179 रेखाएं। तो कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि कितनी रेखाएं हैं? 179 रेखाएं हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि 181 रेखाएं। इसमें बड़ा जो है कि कन्फ्यूजन है। तो यदि आपके ऑप्शन में 179 आता है तो 179 टिक करेंगे, यदि 181 आता है तो 181 टिक करेंगे। दोनों हमें याद करना है, दोनों याद रखना है कि यदि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है, 179 और 181। 179 और 181 एग्जाम में जब भी आएगा तो सिर्फ एक ऑप्शन रखेगा। ठीक है, या तो 179 आपको ऑप्शन में मिलेगा या 181 आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, या तो 179 ऑप्शन में मिलेगा या तो 181 आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब देखिए इसके बाद यहीं पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहीं पर तो कहीं जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये 23 डिग्री है, इसी के आसपास जो है कि यहीं के आसपास कहीं जो है कि 23.5 डिग्री भी तो होगा, 23.5 डिग्री। ठीक, नीचे भी क्या होगा? 23.5 डिग्री होगा। तो नीचे भी क्या होगा? 23.5 डिग्री होगा। नीचे भी इसको मिटा देते हैं, फिर से बना देते हैं। देखिए जब ऊपर जाएंगे भाई 1 2 3 4 अगर हम खींच रहे हैं ग्लोब पर जो है कि अक्षांशीय रेखाएं, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि 23.5 डिग्री मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी कितने अंश पर जो है कि झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी जो है कि झुकी हुई है। तो हमें रटना कितना क्या है? एक क्वेश्चन जो है कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि आईएएस के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी हमारे कितने अंश पर जो है कि झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर जो है कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। ठीक है, ये जैसे ग्लोब हो गया। ग्लोब में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। यहीं से यहाँ कहीं कुछ ऐसे ही 23.5 डिग्री होगा यहाँ पर ऊपर साइड में उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ नीचे भी 23.5 डिग्री क्या होगा
नीचे नीचे भी तो 23.5 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, 0 से नीचे आएंगे तब भी 1 2 3 4 5 मिलेगा। तो यहीं कहीं पर जो है कि 23.5 डिग्री मिलेगा। और इसी पर हमारी पृथ्वी क्या है कि यहीं पर जो है कि झुकी हुई है। इसको ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और नीचे वाला जो 23.5 डिग्री होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मकर रेखा बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पुलिस के एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में, जैसे वनडे टाइप एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक जो है कि क्वेश्चन बनता है कि मकर रेखा जो है कि कौन होती है। तो 23.5 अंश, उसमें ऑप्शन दोनों दिया रहेगा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 23.5 अंश आपको पूर्वी, 23.5 अंश पश्चिमी दे देगा। तो इसमें कौन सी, अगर हम लोग कर्क रेखा की बात किया जाए तो 23.5 अंश पूर्वी अक्षांश को जो है 23.5 अंश पूर्वी अक्षांश को क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 अंश जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। सूर्य हमारा क्या करता है? इन्हीं के बीच चमकता है। सूर्य जो है हमारा क्या करता है? सिर्फ इन्हीं के बीच क्या करता है? चमकता है। इन्हीं रेखाओं के, बस इन्हीं के जो ये 23.5 डिग्री है ना, इन्हीं के बीच सूर्य क्या करता है? चमकता है। इन्हीं रेखाओं के बीच सूर्य क्या करता है? मकर रेखा जो ये है हमारी, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा पर 21 जून आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जून में क्या होते हैं? दिन बड़े होते हैं, और दिसंबर में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होता है? 21 जून को होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपना जो है कि 21 जून को क्या होता है? 21 जून को एक दिवस भी मनाया जाता है, योग दिवस। और योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक जिएंगे, ठीक है, इसीलिए योग दिवस मनाया जाता है। तो वहाँ से रिलेट करके आप लोग याद रख लीजिएगा कि 21 जून को जो है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब इससे 6 महीना नीचे चलेगा, जब सूर्य हमारा इधर आकर के, सूर्य यहाँ से सीधा इस पर चमक रहा है, ठीक है। 21 जून को सीधा सूर्य हमारा क्या करता है? कर्क रेखा पर चमकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सूर्य क्या करता है? कर्क रेखा पर लंबवत चमक करके फिर धीरे धीरे क्या होता है? दक्षिणायन होने लगता है। और सूर्य आकर के एक दिन, इससे 6 महीने बाद आकर के हमारा लंबवत कहाँ पर चमकता है? लंबवत आकर के हमारा मकर रेखा पर चमकता है। कितने? 6 महीने बाद। जब 21 जून में 6 महीना जोड़ेंगे, इसे मुझे जो है कि बस एक याद रखना है, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। 21 जून में जब 6 महीना आप लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22 दिसंबर। तो सबसे बड़ा दिन जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। हम लोग किस में हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो क्या जून के महीने में 21 जून को क्या होगा? दिन बड़ा होगा। और 22 किस में? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि 22 दिसंबर को दिन, इससे 6 महीने बाद जो है कि इसमें जो है कि दिन बड़ा होगा। और ये देखिए, एक क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इस पर दिन और रात क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। देखिए, हम आपको जो है कि एक सीक्वेंस से नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मेरे दिमाग में जो तथ्य आते रहेंगे, हम वो तथ्य आप लोगों को रटाते रहेंगे, ठीक है। जो तथ्य हमारे दिमाग में आते रहेंगे वो तथ्य हम आप लोगों को रटाते रहेंगे। हम लोगों को रटना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। सूर्य हमारा यहाँ पर विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये कौन सी, ये क्या हुई? अक्षांशीय। ये क्या हुई? अक्षांशीय रेखाएं हो गई। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। आइए, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और ये देखिए, अक्षांशीय रेखा जो होती है ना, इसके
अक्षांशीय रेखा जो होती है इसके बीच की दूरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, समान अंतर पर एक खींची जाती हैं। ठीक है भाई, इसकी लंबाई धीरे धीरे जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे इसकी लंबाई में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, लेकिन इसकी दूरी में तो कोई कमी नहीं ना होगी, इसकी दूरियां क्या हैं, समान है। तो इसके बीच ये जो एक अंश के बीच कितने का जो है कि कितने किलोमीटर का जो है कि इनके बीच की दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर। कितनी, 111 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। इनके बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो के एग्ज़ाम में, वीडियो का जब री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि अक्षांशीय रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, तो अक्षांशीय रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो लगता है मुझे आप लोगों को अक्षांशीय रेखाओं के बारे में जो है कि जानकारी हो गई। आइए अब हम लोग जो है कि देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हाँ, और अक्षांशीय रेखाएं क्या, देखिए ये कहाँ से, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। ये रेखाएं कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए जैसे देशांतर रेखाओं की अगर हम लोग बात किया जाए तो ये हमारा ग्लोब हो गया, मार्कर वह नहीं चल रहा ये देखिए हमारा ग्लोब हो गया। यहाँ से देखिए अगर देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग देखें तो देशांतर रेखाएं उत्तर से क्या की जाती हैं, दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची जाती हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी मिड पॉइंट ये हो गई। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मान लीजिए ये 0 अंश हो गया, ठीक है, इसके बीचों बीच से मैंने एक रेखा खींच दी, ये 0 अंश हो गया और 0 अंश ए हो गया। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गई, 0 अंश हो गया। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से जो है कि रेखाओं का निर्धारण करते हैं। ये कहाँ से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची जाती है। ठीक है, या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची जाती है। ठीक है, ये 0 अंश हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी, ये ऐसे खींची जाएगी ग्लोब पर जो है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ये समानांतर नहीं होती हैं। इनमें देखिए समान अंतर नहीं है। इधर देखिए इसका क्या है, इसमें अंतर बहुत कम है, इधर इसमें अंतर बहुत कम है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के पास में सबसे अधिक इसकी दूरी होती है। सबसे अधिक दूरी इसकी किसके पास में होती है, विषुवत रेखा के पास में होती है। और ये समांतर रेखाएं नहीं हैं, ये क्या है, समांतर रेखाएं नहीं है। देखिए ये समान अंतर पर नहीं है, इसका विषुवत रेखा के पास में सबसे अधिक दूरी होती है। कितने किलोमीटर की होती है, रट लीजिए, सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा के पास में होती है। सबसे अधिक दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर। मान लीजिए इसको 0 अंश मान लीजिए। अब इसके इधर इसको देखिए क्या किया गया कि इसको क्या कर रही है, हमारी जो ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, इधर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध। और उसमें क्या था, उसमें वो क्या कर रही थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी। लेकिन इसमें देखिए इस वाले भाग को हम लोग, इधर का भाग क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इस साइड का भाग क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इस साइड का भाग क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको क्यों 0 अंश यहीं से खींचा गया, कहाँ से इसको खींचा गया, तो आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने जो है कि लगभग पूरे विश्व पर जो है कि राज किया। तो एक समय था कि जब इस रेखाएं खींची जा रही थीं तो ब्रिटेन का एक शहर है लंदन के एक ग्रीनविच नामक स्थान से जो है कि वहीं पर बैठक हुई, और उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इसी को, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इसी को 0 अंश मान लिया जाए और यहीं से जो है कि रेखाओं का निर्धारण कर दिया जाए। तो वहीं से एक जो है कि यहीं पर लंदन शहर के यह पूछता है क्वेश्चन कि हमारी जो है कि देशांतर रेखाएं कहाँ से जो है कि
खींची गई है तो उसको कहाँ से लिया गया है, लंदन से, लंदन के ग्रीनविच शहर से जो है कि उसको 0 अंश माना गया है, ठीक है, वहीं से जो है कि खींची गई है। तो इसको देखिए यहाँ पर ए क्या हो गया, ए 0 अंश हो गया। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में तो जानते होंगे ए रेखा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है ये वाला, ए समझ लीजिए रेखा है, ठीक। रेखा के अगर हम लोग ये इसका जो है कि यहाँ से एक 0 अंश ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है 0 अंश, अगर इसके हम लोग दाएं साइड जाते हैं तो क्या होता है कि मान पॉजिटिव मिलता है मुझे, 1 2 3 4 पॉजिटिव मान मिलते हैं। लेकिन इसके अगर हम लोग बाएं साइड जाते हैं तो मान हमारा क्या होता है, नेगेटिव हमें मिलता है, ठीक है, नेगेटिव मान मिलता है। तो इस साइड में अगर हम लोग जाएंगे, इधर अगर बढ़ते हैं तो मान हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इस साइड में अगर हम लोग आएंगे, इससे इधर आएंगे तो मान हमारा नेगेटिव मिलेगा, मान हमारा क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ से जब खींचा गया, भारत कितने अंश पर है, तो यहाँ से जब 1 2 3 4 5 2 3 4 5 करके खींचा गया तो भारत यहाँ पर आप लोग जानते हैं भारत यहीं पर स्थित है, कितने अंश, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारत की जो है कि मानक समय रेखा, इसी को क्या माना गया, मानक समय रेखा माना गया। ये माना गया कि जब सूर्य हमारा इस रेखा पर जो है कि लंबवत चमकेगा, जब सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उस समय कितना बज रहा होगा, उस समय जो है कि ठीक दोपहर का 12 बज रहा होगा, ठीक है, ठीक दोपहर का 12 बज रहा होगा। 12 बजे को जो है कि मानक समय मान करके जो है कि इसको जो है कि यहीं से समय जोन का निर्धारण किया गया, समय जोन का निर्धारण किया गया। तो अब बताइए यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा ये 0 अंश है, कहाँ से खींचा गया है, ब्रिटेन के लंदन शहर के ग्रीनविच शहर से जो है कि खींचा गया है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इधर जाने पर मान क्या होता है, बढ़ता है। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की कितने मिनट का, सॉरी इनके बीच कितने मिनट का अंतर होता है, इनके बीच जो है कि 4 मिनट का अंतर होता है। ये एक देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ये चीज़ रट लीजिए आप लोग, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। क्या रटना है कि 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का, कितने मिनट का, 4 मिनट का, कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। भारत स्थित कहाँ पर है, भारत 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यहाँ पर कोई होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर 82 अंश है, इसी के आसपास जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर भारत क्या होगा, स्थित होगा। बताइए कहाँ पर भारत है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में भारत जो है कि स्थित है। तो ये हमें ये भी तथ्य रटना है कि हमारा भारत किस ग्लोब में किस पर किधर स्थित है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में भारत हमारा क्या है, स्थित है। कहाँ पर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में भारत जो है कि हमारा स्थित है। अब हमारा जो है कि एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीनविच के समय जोन से हमारे भारत की समय जोन कितना आगे है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इससे इधर इस साइड में जाएंगे तो मान मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात बढ़ता चला जाता है, पॉजिटिव बढ़ता है। तो ये बताइए कि इनके एक अंश के बीच में जो है कि एक रेखा के बीच में कितने का अंतर है, एक अंश के बीच में जो है कि 4 मिनट का अंतर है। तो भारत कितने पर है, भारत देखिए 82.5 अंश पर है, ठीक है। भारत कितने पर है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है। तो भारत 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है। तो यहाँ से और भारत के बीच में कुल कितने घंटे का अंतर है, तो आप लोग जानते हैं 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। तो भारत आगे है, 5 घंटा 30 मिनट के पीछे है। इससे जो है कि भारत का समय क्या होगा, 5.5 घंटा आगे होगा। तो आप लोग इस समय जितना बज रहा होगा, अगर हमको लंदन का समय ज्ञात करना है या ब्रिटेन का समय ज्ञात करना है तो इससे पीछे हम लोग क्या करेंगे कि चले जाएंगे 5.5 घंटा, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना बज रहा होगा। या तो लंदन वालों को हमारे समय के बारे में अगर ज्ञात करना होगा तो वो सब क्या करेंगे कि जितना वहाँ पर बज रहा होगा उसमें मान लीजिए 12 बज रहा होगा तो उसमें 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 5.5 घंटा उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ का जो समय हो रहा होगा वो हमें प्राप्त चल जाएगा। तो इनके आप लोगों ने देखा 2 देशांतरों के बीच कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। कैसे, देखिए भारत यहाँ पर 0 है, ठीक है, और भारत स्थित है 82.5 अंश पर। तो अब 82 में 4 का गुणा कर दीजिए भाई, इनके बीच अंतर कितना हुआ, 82 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8
और 8 चौका 32 प्लस 2, ठीक है, तो 330 मिनट लगभग आ रहा है। 330 मिनट लगभग आ रहा है। जब 330 मिनट को आप लोग घंटे में चेंज करेंगे, देखिए 330 मिनट को हमने क्या किया, घंटे में जब चेंज कर रहे हैं, ये 0 से 0 6 5 30 और उसके बाद 6 5 30 लगभग 5.5 घंटा आ रहा है। कितना आ रहा है? 5.5 घंटा आ रहा है। तो हमें मान लीजिए, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान क्या करता है, हमें हमेशा परेशान करता है। पाकिस्तान को यदि हमें उड़ाना हो तो क्या करेंगे हम लोग जो है, पाकिस्तान कितने पर स्थित है? 75 अंश पर जो है कि पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है। तो हम लोग यहीं से जो है कि मिसाइल सेट करेंगे यहाँ से 75 डिग्री पर, और वहीं पर जाकर के सटीक निशाना जो है कि लगाएंगे और पाकिस्तान जो है कि हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो है कि देशांतर और किसी का जो है कि स्थिति, उसका लोकेशन ज्ञात करने के लिए हमें जो है कि देशांतर और अक्षांशीय दोनों रेखाओं को ज्ञात होना जरूरी है। ऐसा है कि देखिए अब यहाँ पर भाई, जैसे ए आप समझ लीजिए कि ए क्या है, ए 5 अंश, मान लीजिए 5 अंश अक्षांश हो गया, ठीक है। अब 5 अंश अक्षांश हो गया ए वाला, तो भाई यहाँ पर भी होगा, 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 ये पूरा तो 5 अंश होगा। तो हमें कैसे ज्ञात कर पाएंगे? नहीं ज्ञात पर कर पाएंगे। यहीं पर यदि मुझे अगर ये पता चल जाए कि नहीं 5 अंश जो है कि ये क्या अक्षांशीय इसका विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार अगर हम लोग जान जाएं कि 82.5 अंश है, तो यहाँ से तुरंत हम जो है कि 82.5 अंश जो यहाँ पर जो काटेगा, यहीं से हम इसका जो है कि जहाँ पर ए काटेगा, यहीं से हम जो है कि इसका समय जोन जो है कि निर्धारित कर लेंगे कि कितने कोण पर और किधर किस साइड में जो है कि ए स्थित है। तो ए हम लोगों ने जो है कि अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।